हेलो दोस्तों, मैं हूं पूनम और आप देख रहे हैं लेट्स स्टडी विथ पूनम। कल्पना कीजिए एक ऐसी कहानी की जो किसी किताब में नहीं बल्कि सीधे पत्थर पर लिखी गई हो। एक ऐसी कहानी जो किसी सम्राट के दिल बदलने से शुरू होती है और फिर सदियों की खामोशी में, गुमनामी में कहीं खो जाती है और आखिर में किसी सभ्यता की साझा याददाश्त बनकर लौट आती है। ये कहानी सिर्फ ईंट और पत्थर की नहीं है, ये कहानी है आस्था की, कला की और फिर से खोज लिए जाने के असाधारण सफर की। आज हम मध्य प्रदेश में जो भोपाल के पास सांची का महान स्तूप है, उसी की कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं। हमारे पास जो स्रोत है वो सांची के महान स्तूप, विरासत और पत्थर का उपचार नाम के बहुत ही विस्तृत अध्ययन से लिए गए हैं। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि सांची का ये पूरा सफर आखिर था कैसा, इसके बनने से लेकर इसके खंडहर में बदलने तक, और फिर भारत के सबसे कामयाब संरक्षण के किस्सों में से एक के जरिए इसके शानदार पुनर्जन्म। चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो इस महान संरचना की शुरुआत आखिर होती कहाँ से है? मतलब पहला पत्थर किसने और क्यों रखा? इसकी कहानी शुरू होती है आज से लगभग 2300 साल पहले, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक के साथ। हम सब ने कलिंग युद्ध के बारे में तो पढ़ा ही है। उस युद्ध में जो विनाश हुआ उसने अशोक को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़कर बौद्ध धर्म और धर्म की नीति को अपना लिया, जिसमें करुणा और अहिंसा पर जोर दिया था। और यह स्तूप बनवाना वो इसी बदलाव का एक हिस्सा था। ये एक तरीके से उनके प्रायश्चित और नजरिए का प्रतीक था। कहा जाता है कि अशोक ने बुद्ध के अवशेषों को पूरे उपमहाद्वीप में फैलाने और उन्हें सहेजने के लिए हजारों स्तूप बनवाए। सांची का यह महान स्तूप उन्हीं में से एक था और शायद सबसे अच्छी तरह सहेजा गया स्तूप भी। तो जब यह बना तब यह वैसा नहीं दिखता था जैसा आज दिखता है। शुरुआत में यह बहुत ही सादा था, ईंटों से बना एक साधारण सा अर्धगोलाकार ढांचा जिसे अंड कहते हैं। उसके ऊपर एक चौकोर कटघरा जैसा बना था जिसे हर्मिका कहते हैं, और उसके ऊपर एक छत्र, एक शाही छतरी की तरह, जो आध्यात्मिक संप्रभुता का प्रतीक थी। बौद्ध भिक्षु और जो तीर्थ यात्री यहाँ आते थे वो इसकी प्रदक्षिणा करते थे, यानी इसके चारों ओर घूमते थे। उस समय ये एक शांत, पवित्र और बहुत ही सादा स्मारक था। लेकिन आज सांची की पहचान तो भव्य पत्थर की नक्काशी से है और उसके विशाल दरवाजों से है। तो अब यहाँ सवाल उठता है कि सांची ने इतना भव्य और शानदार रूप कैसे लिया? यहीं से इस कहानी में दिलचस्प मोड़ आता है। अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया, फिर आए शुंग और सातवाहन राजा। यह दौर था 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 1ली शताब्दी ईसवी तक का। और हैरानी की बात यह है कि इन राजवंशों ने, जो खुद बौद्ध नहीं थे, उन्होंने सांची को सबसे ज्यादा संरक्षण दिया। उसी दौर में उस मूल ईंट के ढांचे को पत्थर की सिल्लियों से ढककर उसका आकार लगभग दोगुना कर दिया और इसके चारों ओर एक पत्थर की वेदिका, मतलब खूबसूरत रेलिंग बनाई गई और शानदार दरवाजे यानी कि तोरण बनाए गए, जो सांची की असली पहचान है और इस विस्तार का शानदार हिस्सा है। चारों दिशाओं में 4 विशाल तोरण या फिर कह लीजिए प्रवेश द्वार बनवाए गए। ये पत्थर पर लिखी हुई कहानियों की खुली किताबें हैं। इन पर बारीक नक्काशी की गई है। देखकर यकीन नहीं होता कि ये शानदार नक्काशी पत्थर पर की गई है। जातक कथाएं उकेरी गई हैं, मतलब बुद्ध के जीवन से और पिछले जन्म की कहानियां इन पर उकेरी गई हैं और उनके जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण पल भी। उस दौर में आम जीवन के दृश्य भी उकेरे गए हैं और यहाँ पर हाथियों के झुंड भी देखे जा सकते हैं। यहाँ पर यक्ष, यक्षिणी, शाही जुलूस, गांव के नजारे, सब कुछ है। यह उस समय के समाज का एक जीता जागता दस्तावेज है। इन सभी कहानियों में बुद्ध को कभी भी इंसान के रूप में नहीं दिखाया गया है। मतलब कहानी बुद्ध की है पर बुद्ध खुद यहाँ मौजूद नहीं है। बुद्ध को उनके प्रतीकों के जरिए दिखाया गया है। यानी जहां बुद्ध के ज्ञानोदय को दिखाना है वहां बोधि वृक्ष बना हुआ है, और जहां उनके पहले उपदेश को दिखाना है वहां धर्म चक्र बना हुआ है। कहीं उनके पद चिन्ह हैं तो कहीं सिर्फ एक खाली सिंहासन।
यह एक बहुत बड़ा दार्शनिक विचार दिखाता है। मतलब उस दौर में आस्था का केंद्र विचार थे, कोई एक व्यक्ति नहीं। संदेश को इतना जरूरी माना जाता था कि उसे किसी मानवीय छवि में बांधने की जरूरत महसूस नहीं हुआ करती थी। ये आज के दौर से कितना अलग है, जहां हर विचार को एक चेहरे से जोड़ा जाता है। यह दिखाता है कि बुद्ध एक व्यक्ति से कहीं ज्यादा बुद्धत्व का एक विचार था, एक अवस्था थी जिसे कोई भी पा सकता है। और सांची की कला इसी गहरे विचार को पत्थर में जीवंत करती है। इतना शानदार स्मारक, इतनी गहरी सोच, यह सोचना भी मुश्किल है कि यह गुमनामी में कैसे चला गया। मतलब अविश्वसनीय जैसा लगता है। समय के साथ सब कुछ बदलता है। भारत में धीरे धीरे बौद्ध धर्म का प्रभाव कम होने लगा और दूसरी विचारधाराएं मजबूत होने लगी। तो नतीजा यह हुआ कि सांची को जो शाही संरक्षण मिलता था वो बंद हो गया, और जब कोई देखभाल करने वाला नहीं रहा तो सदियों तक ये जगह वीरान पड़ी रही। फिर प्रकृति ने अपना काम करना शुरू किया और धीरे धीरे इसे अपनी गोद में लेना शुरू कर दिया। आप कल्पना कीजिए कि जिस जगह कभी हजारों भिक्षुओं के मंत्र गूंजते थे, वहां अब सिर्फ हवा की सरसराहट थी। बड़े बड़े पेड़ों की जड़ें पत्थरों के जोड़ में घुसकर उन्हें कमजोर करने लगी। बारिश भी अपना काम करने लगी और हवा से मिट्टी का कटाव हुआ, जिसने नींव को खोखला कर दिया। भूकंप के झटकों ने भी ढांचे को हिला दिया होगा। धीरे धीरे पत्थर ढीले पड़ने लगे, रेलिंग टूट गई और यह हरे भरे टीले में दबाए खंडहर बन गया। क्या इसमें इंसानों का भी कोई हाथ था? यह सिर्फ प्रकृति ही जिम्मेदार थी। इंसानों ने भी इसे नुकसान पहुंचाने में कोई कमी नहीं की। जब इसका धार्मिक महत्व भुला दिया गया, तब यह स्थानीय लोगों के लिए बस पत्थर का एक ढेर बन गया। तो उन्होंने पत्थर निकालने शुरू कर दिए। अपने घर और दूसरी इमारतें बनाने के लिए यहाँ से आसानी से पत्थर निकाल लिए जाते और बिना किसी रोक टोक के आने जाने वालों ने भी बची खुची नक्काशी को नुकसान पहुंचाया। और धीरे धीरे सांची लोगों की यादों से और इतिहास के पन्नों से पूरी तरह मिट गया। तो यह खोया हुआ खजाना फिर दुनिया के सामने कैसे आया? इसकी दोबारा खोज कैसे हुई? इस किस्से का एक बड़ा ही नाटकीय रूप है। साल था 1818। एक ब्रिटिश अधिकारी थे, जनरल टेलर, जो इस इलाके से गुजर रहे थे। तब उनकी नजर एक अजीब से दिखने वाले टीले पर पड़ी। उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई मामूली खंडहर नहीं है। तो एक तरफ ये अच्छी खबर थी, दुनिया को सांची वापस मिल गया। लेकिन नहीं, यही तो दिल तोड़ने वाली बात है कि सदियों की गुमनामी से बचने के बजाय इसकी दोबारा खोज ने इसे शुरुआत में और ज्यादा बर्बाद कर दिया। यह किसी विडंबना से कम नहीं है। मतलब खोजकर्ताओं ने इसे कैसे बर्बाद कर दिया? देखिए, उस समय पुरातत्व विज्ञान आज जैसा तो था नहीं। शुरुआती खोजकर्ता और जो शौकिया खजाना खोजी थे, वो असल में रोमांच की तलाश में थे। उन्हें लगा होगा कि अंदर कोई खजाना है। उन्हें लगा कि स्तूप के दिल में जरूर बुद्ध की कोई कीमती जरूरी चीज होगी या खजाना छिपा होगा। और उस तक पहुंचने की धुन में उन्होंने स्तूप के गुंबद को ऊपर से बेरहमी से तोड़ दिया। एक बहुत बड़ा हिस्सा ढह गया। उन्होंने जो नुकसान किया था वो स्थायी था। सदियों तक जो ढांचा खड़ा रहा, उसे कुछ ही सालों की नासमझी ने लगभग खत्म कर दिया था। तो इस बर्बादी से इसे बचाया कैसे गया? वो कौन सा मोड़ था जब यह विनाश रुका और एक असली संरक्षण का काम शुरू हुआ? वो बड़ा मोड़ आया सन 1861 में, जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई की स्थापना हुई और इसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम जैसे लोगों ने यहाँ काम शुरू किया। लेकिन इस कहानी के असली हीरो हैं सर जॉन मार्शल, जो 20वीं सदी की शुरुआत में एएसआई के डायरेक्टर जनरल बने। उन्होंने सांची को अपना एक तरह से मिशन बना लिया। यह अब सिर्फ खजाना खोजने का काम नहीं था, बल्कि इतिहास को बचाने की एक गंभीर वैज्ञानिक कोशिश थी। उनका दर्शन क्या था? क्या वे इसे बिल्कुल नया जैसा बनाना चाहते थे? तो ऐसा नहीं था। यही उनकी सोच की खूबसूरती है। उनका सिद्धांत था न्यूनतम हस्तक्षेप
और अधिकतम प्रतिधारण यानी मिनिमम इंटरवेंशन और मैक्सिमम रिटेंशन। जी हाँ, इसका मतलब था कि केवल वही बदला जाए जो ढांचे को गिराने से बचाने के लिए बिल्कुल जरूरी था। ज्यादा से ज्यादा मूल ढांचे को, उसकी ऐतिहासिकता को, उसके निशानों को बचाया जाए। वे इसे एक संग्रहालय की नई चमकती वस्तु नहीं बल्कि एक जीवित इतिहास के रूप में देख रहे थे, जिसके जख्म भी उसकी कहानी का हिस्सा थे। सुनने में तो यह बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल में उन्होंने ये किया कैसे होगा? यह तो पत्थर की सर्जरी करने जैसा रहा होगा। आप इसे दुनिया की सबसे मुश्किल 3D जिक्सो पजल की तरह समझ सकते हैं। मार्शल की टीम को एक विशाल गुंबद को, जिसके आधे से ज्यादा पत्थर गायब हो चुके थे, उसे बिना किसी असली नक्शे के फिर से जोड़ना था। उन्होंने हर पत्थर को नंबर दिया और उसकी असली जगह का अंदाजा लगाया। फिर उसे वापस सदियों पुरानी जगह पर फिट किया और फिर जो हिस्से अस्थिर थे उन्हें बहुत सावधानी से हटाया और उन्हीं मूल ईंटों और पत्थरों का उपयोग करके फिर से बनाया गया। और जो पत्थर पूरी तरह गायब हो चुके थे उनका क्या किया? उनकी जगह पर ऐसे पत्थर लगाए गए जो मूल पत्थर से मेल खाते थे, लेकिन फिर भी एक विशेषज्ञ की नजर से पहचाने जा सकते थे, ताकि पता चल सके कि क्या असली है और क्या मरम्मत है। ऐसा बिल्कुल जानबूझकर किया गया। इतिहास के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई और सबसे जरूरी बात, उन्होंने जोड़ने के लिए आधुनिक सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया था। तो इसके पीछे का कारण क्या था? सीमेंट जोड़ने में तो मजबूत होता है, लेकिन पत्थरों के लिए जहर होता है। सीमेंट बहुत कठोर होता है और नमी को बाहर नहीं निकलने देता, जिससे पत्थर अंदर ही अंदर गलने लगता है। मार्शल ने पारंपरिक चूना मोर्टार का इस्तेमाल किया जो लचीला होता है, पत्थर को सांस लेने देता और है। ये उसी तकनीक से बना था जिससे मूल स्तूप बना हुआ था। ये छोटी छोटी बातें दिखती हैं, लेकिन ये काम बहुत गहरा करती हैं। सांची को इस तरह से सिर्फ बचाया ही नहीं गया, बल्कि बचाने के तरीके ने एक मिसाल पेश की। सांची में अपनाई गई इस संरक्षण नीति ने आगे चलकर वेनिस चार्टर जैसे अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण सिद्धांतों को भी प्रभावित किया। मतलब इस तरह से सांची ने दुनिया को सिखाया कि अपनी विरासत को सम्मान के साथ कैसे बचाया जाता है। अब यहाँ सवाल उठता है कि इन सभी प्रयासों के बाद आज सांची की क्या स्थिति है? तो आज सांची का महान स्तूप अपनी पूरी गरिमा के साथ खड़ा है, स्थिर, संरक्षित और शांत। 1989 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया, जो पूरी दुनिया के लिए इसकी अहमियत को साबित करता है। यह उन संरक्षण के प्रयासों की एक जीत है। ये सिर्फ एक पर्यटक स्थल से तो कहीं ज्यादा है। यह हमें सिखाता है कि कैसे अलग अलग धर्मों और दौर के लोगों ने कला को बढ़ावा दिया। यह हमें प्राचीन इंजीनियरिंग निर्माण तकनीकों के बारे में भी बताता है। सबसे बढ़कर यह अपनी आध्यात्मिक शांति से आज भी दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करता है। यह दिखाता है कि विरासत का संरक्षण स्मारकों को समय में स्थिर कर देना नहीं, बल्कि उन्हें आने वाली पीढ़ियों से बात करने के काबिल बनाना है। तो यह थी सांची के महान स्तूप की सम्राट अशोक के शांति के संदेश से लेकर सदियों की गुमनामी तक, और फिर संरक्षण के एक ऐसे असाधारण प्रयास तक जिसने पत्थर में फिर से जान डाली। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।